कि कोई भी फंड अच्छा खासा जनरेट करने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2024 में समय रहते हुए आपको इन दोनों फंड के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इन दोनों फंड के ऊपर ज़रूर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है और देखना चाहिए कि क्या ये आपके रिस्क प्रोफाइल और दूसरी चीज़ों से मैच करता है या नहीं करता है। मुझे तो ये दोनों फंड काफ़ी ही अच्छे लगते हैं, वो पूरे डिटेल्स में आज आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम HDFC के फंड की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हम SBI के एक बेस्ट फंड के बारे में बात करेंगे और तीसरे पार्ट में हम दोनों फंड के बारे में हर वो इंपॉर्टेंट बातें जो एक इन्वेस्टर्स को एज ए इन्वेस्टर्स पता होना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो यकीन मानिए वीडियो का तीनों ही पार्ट बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि पूरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो फाइनली टाइम को न गवाते हुए चलते हैं हम अपने पहले फंड की तरफ, जो कि HDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से है। इसके रिटर्न्स, इसके मार्केट कैप, वेटेज, एसेट एलोकेशन, उसके बाद रिस्क रेशियोज, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम नुकसान ना हो, इसलिए मैंने फंड का सारा डिटेल्स आपके सामने लिख कर रखा हुआ है। सबसे पहले अगर फंड की बात करें तो ये फंड का नाम है HDFC फोकस 30 फंड, समझ रहे कि नहीं। सबसे पहले उसके बाद अगर रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 4 स्टार की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.5% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1% एग्जिट लोड भी देखने को मिल जाता है। फंड साइज़ की अगर हम बात करें, AUM की अगर बात करें तो यहाँ पर 10,433 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है। फंड एज की अगर बात करें तो 11 ईयर्स मतलब 11 साल 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। कब से? 1 जनवरी 2013 से लेकर अभी तक। उसके बाद अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 TRI है। उसके बाद अब जो यहाँ से ये चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी ना, इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली आपको देखना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यही इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, समझ रहे कि नहीं। तो ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी भी फंड का हो, इस फंड का नहीं, म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी फंड हैं उनमें से जो भी फंड आपको लेना हो ना, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको समझना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एसेट एलोकेशन की अगर बात की जाए, यानी ये बात करें कि इक्विटी, डेट और दूसरी जगहों पे कितने परसेंटेज के साथ इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इक्विटी की बात करें तो ये अपने AUM का 83.46% इक्विटी में निवेश कर रहा है। प्योर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर निवेश हो रहे हैं। उसके बाद अगर डेट की बात की जाए तो डेट में 0.48%, जो कि बहुत ही कम है, मतलब अपने AUM का बहुत ही छोटा सा पैसा डेट में निवेश कर रहा है। उसके बाद अदर जगहों पे 16.06% निवेश किया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है मार्केट कैप वेटेज, यानी लार्ज कैप में कितने, मिड कैप में कितने, स्मॉल कैप में कितने। तो ये चीज़ें हम डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इस फंड की बात की जाए तो ये फंड 79.36% पैसे लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किए जा रहे हैं, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अपने 67.36% पैसे लार्ज कैप में निवेश कर रहा है। मतलब लार्ज कैप में ये फंड अपने ज़्यादातर पैसे को निवेश कर रहे हैं। अपने कैटेगरी मतलब इसके कैटेगरी से अगर कंपैरिजन करें तो इस फंड के अगर मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो 7.44% पैसे निवेश कर रहा है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड है वो कितने पैसे निवेश कर रहे हैं, 19.81% पैसे निवेश कर रहे हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर बात करें तो ये फंड अपने 13.20% पैसे को निवेश कर रहा है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अपने 12.83% पैसे को निवेश कर रहा है। तो ये इसका एसेट एलोकेशन हो गया और ये इसका मार्केट कैप वेटेज हो गया। उसके बाद अब ज़रा हम रिस्क रेशियोज़ को समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी फंड को जब आप लेते हैं ना तो वहाँ पर आपको यही 3-4 चीज़ देखकर आप पता लगा सकते हैं कि रिस्क के हिसाब से वो फंड आपके लायक है या नहीं है। एक बात और भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं आपको पता है, किसी भी फंड के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, चाहे वो नए हो या पुराने, वो रिटर्न्स को देखते हैं, परफॉर्म को देखते हैं, रिटर्न्स को देखते हैं। रिटर्न्स को देख लिए उनकी कहानी वहीं पर एंड हो जाती है, उसके अलावा और वो कुछ देखना नहीं चाहते हैं। जबकि मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको एसेट एलोकेशन, उसके बाद मार्केट कैप वेटेज, उसके बाद
रिस्क रेशियोज आपको ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, रिस्क रेशियोज के साथ एक और भी प्रॉब्लम ये रहते हैं, ज़्यादातर लोग इसको समझते नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या रिस्क रेशियोज हैं। देख रहे हैं सामने, अब समझ में ही नहीं आता है ये कम है या ज़्यादा है, कितना कहाँ पर रहना चाहिए, किसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। आज के डेट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनमें से आपको मैं कहता हूँ 50-60% इन्वेस्टर्स को इन रिस्क का मतलब पता नहीं होता है। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पर आपको बहुत ही गौर से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर इस फंड के अगर स्टैंडर्ड डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 11.95 है। सेम कंपैरिजन में अगर सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड है उसके साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड डिवीज़न को लेकर तो उसके कितने हैं, लगभग 10.63%, जो कि मुझे लगता है कि इस फंड में ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीज़न का ये मतलब होता है किसी फंड का अगर स्टैंडर्ड डिवीज़न ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका ये मतलब हुआ कि वो परफॉर्म के मामले में ज़्यादा वोलेटाइल है। मतलब अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसे ज़्यादा वोलेटाइल होना पड़ता है या ज़्यादा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है, ये मतलब होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। तो फाइनली अगर कंपेयर किया जाए सेम कैटेगरी के दूसरे फंड से तो वहाँ पर 10.63% है, जबकि यहाँ पर 11.95% है, जो कि ज़्यादा है। यानी ये फंड ज़्यादा वोलेटिलिटी को झेलता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है बीटा रेशियो। बीटा रेशियो का क्या मतलब होता है कि मार्केट के अप्स एंड डाउन में, मार्केट में जब कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, जैसा कि आप जानते हैं इस बात को, तो इसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है फंड के ऊपर, वो कहाँ से पता चलता है, बीटा रेशियो से पता चलता है। इस फंड का अगर बीटा रेशियो देखें तो 0.80% है, जो कि ठीक ठाक है। अब किसी भी फंड का कितना होना चाहिए, 1%, मतलब 1 तक के होना चाहिए, 1 पॉइंट तक हो सकता है। 1 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब समझिए कि उसके ऊपर ज़्यादा मार्केट के अप्स एंड डाउन का असर होता है। जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके बीटा रेशियोज कितने हैं, लगभग 1.27 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इस मामले में बीटा रेशियो के मामले में ये फंड बहुत ही अच्छा है। उसके बाद शार्प रेशियो आता है। शार्प रेशियो का क्या मतलब होता है, शार्प रेशियो का ये मतलब होता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पा रहा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी फंड अच्छा खासा जनरेट करने के लिए कितना ज़्यादा रिस्क को मैनेज कर पा रहा है, एडजस्ट करते हुए उन रिस्क को वो अच्छा खासा अल्फा जनरेट कर पा रहा है, मतलब अच्छा खासा रिटर्न्स दे पा रहा है। उसके बाद अगर अल्फा रेशियो की बात की जाए तो अल्फा रेशियो पहले क्या कहते, किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, अल्फा रेशियो का ये मतलब होता है कि कोई भी फंड, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, इक्विटी का कोई भी फंड किसी भी कैटेगरी का हो, वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है। मतलब क्या है कि अगर कोई फंड है, कोई भी फंड XYZ, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझाने के लिए आपको लेता हूँ, तो आप एग्जाम्पल के लिए ही इसको समझिएगा। मानकर चलिए इस फंड का XYZ नाम का फंड है जिसका अल्फा रेशियो है 7। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपने बेंचमार्क से, इस फंड का जो भी बेंचमार्क इंडेक्स होगा उस बेंचमार्क इंडेक्स से 7% ज़्यादा का रिटर्न्स दे रहा है। किसी फंड का अगर अल्फा रेशियो है 6 तो इसका मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 6% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर HDFC फोकस 30 फंड को अगर देखा जाए और इसके अल्फा रेशियोज़ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा तो मतलब बहुत ज़्यादा। अल्फा रेशियो देखिए यहाँ पर 11.32% है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके अल्फा कितने हैं, 5.93%। अब इसको समझिए, यहाँ पर ये फंड जो है इसका बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TRI, समझ रहे कि नहीं। तो इसका जो भी रिटर्न्स है निफ्टी 500 TRI का जो भी रिटर्न्स है इस इंडेक्स का, उससे 11.32% ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है, ये मतलब हुआ। तो फाइनली यहाँ तक अगर सारी बातें आपको समझ में आ रही है और वीडियो में यकीनन अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ जानकारी दी जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसको हर कोई देखता है और जिस पे हर किसी की नज़र रहती है, यानी समझ गए होंगे आप, रिटर्न्स के बारे में हम बात करते हैं। रिटर्न्स के बारे में तो देखिए इस फंड ने किस प्रकार का रिटर्न्स दिया है, किस हिसाब किताब से रिटर्न्स दिया है और कितना अच्छा
अच्छा परफॉर्म रहा है। सबसे पहले अगर 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न्स देखा जाए तो 1 ईयर में इस फंड ने 41.64% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बिल्कुल सुपीरियर रिटर्न्स इसे माना जा सकता है। उसके बाद 3 ईयर्स की बात की जाए तो 3 ईयर्स में इस फंड ने 31.32% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 5 ईयर्स में इस फंड ने 21.46% का रिटर्न्स दिया है। 10 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 10 ईयर्स में इस फंड ने 17.33% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर सिंस इंसेप्शन का अगर रिटर्न्स देखा जाए, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2013 से लेकर अभी तक, अगर एवरेज CAGR रिटर्न्स देखा जाए तो कितने परसेंट का रहा है? 16.23% का रिटर्न्स रहा है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है। तो इस रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करके देखें कि आने वाला टाइम में अगर 10,000 की SIP कोई बंदा अगर 10 साल के लिए करता है जिसपे उन्हें 15% का रिटर्न्स मिल सके, कितने परसेंट का? 15% का। यहाँ पर 16% है ना, तो पूरा 16 हम लेकर नहीं चलेंगे, 15 ही लेकर चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 10,000 की SIP आने वाले 10 साल के लिए अगर कोई बंदा करता है, वहाँ पर उसको 15% का रिटर्न्स मिलता है। उस हिसाब किताब से उसके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाएंगे? 12 लाख रुपये हो जाएंगे। कितने होंगे? 12 लाख रुपये। उस पे जो मिलने वाले टोटल रिटर्न्स होंगे वो कितने होंगे? 15,86,573 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट जो कि 12 लाख रुपये है और उस पे जो मिलने वाला रिटर्न है 15,86,573 रुपये। ये दोनों अमाउंट मिलाकर मैच्योरिटी पर 10 साल के बाद जो उन्हें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 27,86,573 रुपये। ये कैलकुलेशन रहा। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने 15% का रिटर्न्स लेकर चला है, लेकिन ये रिटर्न्स फिक्स नहीं है, ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही तो ये रिटर्न्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर सिंस इंसेप्शन का रिटर्न 16.23% है, जबकि ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी रिटर्न्स इंक्रीज परसेंटेज में हो सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप क्लियर हो चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फंड की तरफ। देखिए अभी वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि दूसरे फंड जो कि SBI की तरफ से है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो HDFC फोकस 30 फंड है ना, ये 30 का क्या मतलब है इसके ऊपर मैं आपको बात करके बताऊंगा, और ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोनों फंड के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जो कि लास्ट में होगी। पहले SBI का जो दूसरा फंड है उसके डिटेल्स पे हम एक नज़र डाल देते हैं। देखिए तो फाइनली मैंने इस फंड का भी नाम यहाँ पर लिख लिया है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसके अगर रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 4 स्टार की रेटिंग है। दूसरी बात एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.77% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर भी 1% है, अगर आप 30 दिनों के अंदर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो। फंड एज की अगर हम बात करें तो पहले वाला फंड और इस फंड, दोनों फंड का एज सेम है, यानी 11 साल 4 महीने हो चुके हैं 1 जनवरी 2013 से लेकर अभी तक। उसके बाद अगर बेंच मार्क की बात की जाए तो इस फंड का बेंच मार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। उसके बाद अब एसेट एलोकेशन की अगर बात की जाए तो ये फंड अपने AUM का 95.23% पैसे इक्विटी में निवेश करता है। उसके बाद डेट में इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद दूसरी जगहों पे ये 4.77% पैसे निवेश करता है। उसके बाद अगर मार्केट कैप वेटेज की अगर बात की जाए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितने परसेंट में ये पैसे निवेश कर रहा है, तो लार्ज कैप में ये फंड 47.03% पैसे निवेश कर रहा है, जो जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अपने 50.98% पैसे कहाँ पर निवेश कर रहा है? लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। उसके बाद अगर मिड कैप की बात की जाए तो ये फंड अपने AUM का 38.69% पैसे मिड कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अपने 39% पैसे मिड कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 14.28% स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश किए जा रहे हैं, जबकि सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं वो अपने 10.02% पैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। तो यानी ये फंड अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में अपने जो सेम कैटेगरी के फंड्स हैं
उनसे कम पैसे लार्ज कैप में डाले हुआ है, मिड कैप में ज़्यादा डाल कर रखा हुआ है, मिड कैप में भी कम डाल कर रखा हुआ है। उसके बाद अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में अपने कैटेगरी के जो सेम कैटेगरी के दूसरे फंड से उनसे ज़्यादा पैसे स्मॉल कैप में इस फंड ने डाल कर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है क्या, उसके बाद आता है यहाँ पर रिस्क रेशियोज़, जो कि पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन वो दूसरे फंड का था, ये अब दूसरे फंड का है, मतलब SBI लार्ज एंड मिड कैप का है। तो सबसे पहले अगर इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीज़न देखें तो ये यहाँ पर ज़्यादा है स्टैंडर्ड डिवीज़न इस फंड का। देखिए यहाँ पर कितना है, 12.64 है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनके स्टैंडर्ड डिवीज़न कितने हैं, 11.74 है। तो यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि स्टैंडर्ड डिवीज़न का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में कह देना चाहता हूँ। अगर जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीज़न ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बेस्ट परफॉर्म के लिए उस फंड में ज़्यादा वैलेटिलिटी देखने को मिलती है, यानी उस फंड को ज़्यादा वैलेटिलिटी झेलना पड़ता है। उसके बाद बीटा रेशियो की अगर हम बात करें तो बीटा रेशियो इस फंड का ठीक ठाक है अपने कैटेगरी एवरेज से। देखिए बीटा रेशियो यहाँ पर 0.86 है, जो कि कैटेगरी एवरेज में अगर देखा जाए तो 1.39 है। देखिए बीटा रेशियो से ये पता चलता है कि किसी भी फंड के ऊपर मार्केट के अप्स और डाउन का कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1.34 है, जबकि कैटेगरी एवरेज में अगर देखा जाए तो 7.82 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पा रहा है। उसके बाद अल्फा रेशियो की अगर हम बात करें तो अल्फा यहाँ पर कम देखने को मिलता है। अगर कैटेगरी एवरेज में देखा जाए तो उसके अल्फा ज़्यादा है, यानी कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा, बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज़्यादा रिटर्न्स दे पा रहा है, तो ये फंड अल्फा के मामले में पीछे रह जाता है। जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो अल्फा के मामले में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पर इस फंड का 5.19% है, जबकि सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं कैटेगरी एवरेज के अल्फा देखें तो 9.11 है, जो कि ठीक ठाक है और इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस फंड का थोड़ा ख़राब लगा है। उसके बाद इस फंड के अगर रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर में इस फंड ने 33.84% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में इस फंड ने 23.43% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। पिछले 5 ईयर्स का अगर रिटर्न्स देखें तो 20.04% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। पिछले 10 ईयर्स में इस फंड ने 18.52% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद सिंस इंसेप्शंस की अगर बात करें तो 17.92% का रिटर्न्स दिया है। देखिए रिटर्न्स के मामले में भी ठीक ठाक है, अल्फा के मामले में भी ठीक है। अगर किसी फंड का अल्फा अगर 5 है तो इसका ये मतलब है कि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से 5% ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ख़राब है। तो इस रिटर्न्स के हिसाब से अगर हम ये कैलकुलेशन करें कि भाई अगर कोई बंदा 10,000 रुपये के SIP, पहले ही वाला कैलकुलेशन, सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज अलग होंगे कि 10,000 रुपये के SIP अगर 10 साल के लिए करता है इस फंड के अंदर, यहाँ पर उसको 16% का अगर रिटर्न्स मिलता है उसके इन्वेस्टमेंट पर, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितने होंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे 12 लाख रुपये, जो कि पहले वाला फंड में भी था। उस पर जो मिलने वाला रिटर्न्स होगा वो कितना होगा, 17,64,715 रुपये। उसके बाद ये इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न्स दोनों मिलाकर मैच्योरिटी पर जो मिलेगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 29,64,715 रुपये। ये टोटल कैलकुलेशन हुआ। मतलब इस फंड का कैलकुलेशन और पहले वाला फंड का कैलकुलेशन जो कि HDFC फोकस 30 फंड था उसका कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ एक फ़र्क यहाँ पे होने की वजह से ये सारा कैलकुलेशन चेंज नज़र आ रहा है, जबकि इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है दोनों में। तो फाइनली अब हम इंटर कर चुके हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट के बारे में मैंने आपको कहा हुआ था कि इन दोनों फंड के बारे में हर वो इंपॉर्टेंट बातें जो इसके एक एक इन्वेस्टर्स को ज़रूर पता होना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। तो चलिए अब वो सारी बातें हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बात, अगर HDFC फोकस 30 फंड की अगर बात की जाए तो देखिए ये HDFC फोकस्ड फंड जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फोकस्ड इक्विटी फंड और एक होते हैं फोकस्ड डेट फंड। तो फोकस्ड इक्विटी फंड जो होते हैं वो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से उस फंड के फंड मैनेजर को ये ज़रूरी होता है कि वो अपने एसेट का, वो अपने AUM का मिनिमम 65% इक्विटी में निवेश करें। लेकिन वहीं पर जो फोकस्ड डेट फंड होते हैं ना उनको सेबी के रेगुलेशन के अनुसार कम से कम मिनिमम अपने AUM का 65% डेट में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर HDFC फोकस्ड की अगर बात करें तो ये फोकस्ड इक्विटी है, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या है ये
इक्विटी है, यानी इस फंड के फंड मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि अपने AUM का मिनिमम 65% इक्विटी में निवेश करें। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा हुआ था कि HDFC फोकस 30 फंड, अब ये 30 का क्या मतलब होता है यहाँ पर, इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, इसके पोर्टफोलियो के अंदर, मतलब इस फंड के स्टॉक्स होल्डिंग्स के अंदर सिर्फ 30 स्टॉक्स होंगे, समझ रहे कि नहीं, इसका ये मतलब होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, HDFC फोकस 30 फंड है, क्योंकि इस फंड के स्टॉक्स होल्डिंग्स में गिने चुने 30 स्टॉक्स ही हैं जो कि फंड मैनेजर के स्ट्रेटेजी के तहत रखा गया है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस हिसाब किताब से देखें कि भाई सिर्फ 30 स्टॉक्स में ही निवेश किए जाते हैं, तो यहाँ पर इस हिसाब से और इस नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये फंड ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब इस फंड में रिस्क है। दूसरी एक और भी खास बात है कि यहाँ पर फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जितना एसेट चाहे, मतलब सेबी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने % आपको लार्ज कैप में, इतने % मिड कैप में, इतने % स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मल्टी कैप में आपने देखा होगा कि मल्टी कैप में लार्ज में मिनिमम फंड मैनेजर को कितना 25, उसके बाद मिड में कम से कम 25, उसके बाद स्मॉल में भी 25, ये कंडीशन रहते हैं, और 25% जो रहते हैं वो फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, समझ रहे हैं ना, फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर है, वो जितना चाहे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करे, जितना चाहे मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जितना चाहे स्मॉल कैप में, या जितना चाहे दूसरी जगह पर निवेश करें। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है सेबी की तरफ से, फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद दूसरी जो मेन बात है, यहाँ पर आपको बहुत ही लंबे समय के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई थिंक आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 5 साल 6 साल, बस इसी टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत लंबा समय लेकर जाए तो लेकर जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली इस फंड के बारे में जो कहा जाता है ना, वो यही कहा जाता है कि आपको 5 साल 6 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड इसमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप को अगर देखा जाए और इस पर अगर बात की जाए तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा फंड है। मतलब कोई इन्वेस्टर्स अगर ये चाहता है कि पूरी तरह से हमारा पैसा मिड कैप में ही हम इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि लार्ज कैप में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन वो अपने पूरे पैसे को लार्ज कैप में भी डालना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही कम हो जाते हैं। तो फाइनली कोई इन्वेस्टर्स ऐसा है जो ये चाहता है कि भाई हमारे को रिस्क मिड कैप से कम चाहिए और रिटर्न्स लार्ज कैप से ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए SBI लार्ज कैप एंड मिड कैप, यानी SBI का ये फंड है। लेकिन इस कैटेगरी का, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का कोई भी फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट साबित होता है। तो यहाँ पर ये फायदा है कि एक ही फंड में निवेश करके एक ही जगह पे आपके पैसे लगते हैं, लेकिन दोनों मार्केट कैप के फायदे आपको मिल जाते हैं। तो फाइनली अगर आप वीडियो में यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि हर वो मेन जानकारी जो एक इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी होता है किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन इन दोनों फंड के बारे में दिया है, इन तमाम तर इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ये दोनों फंड आपको कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।